किडनी की बीमारी को मैंने सुना है साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं। और जबकि किडनी की बीमारी के तो लक्षण बहुत सारे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कम उम्र में ही मैं देख रहा हूँ लोगों की किडनी खराब होना शुरू हो चुका है। पहले काफी लंबा समय होता था, मतलब 60-70 की उम्र में जाकर पता चलता था कि किडनी खराब है। आज 30-40 की उम्र में भी काफी लोग मिल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? अब जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, जो किडनी की पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे खतरनाक बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं या अचानक से ये हो जाती है बीमारी और यही एंड स्टेज होती है? क्या कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिन्हें किडनी डिजीज़ का खतरा ज़्यादा होता है, या ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है? ये जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, क्या ये किडनी डिजीज के खतरे को थोड़ा कम कर देते हैं? जैसे अगर वेट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में कर लिया जाए, बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया जा रहा है उसको कंट्रोल कर ले, तो जो किडनी खराबी का रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, या कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता इतना? नमस्कार, भारत होम्योपैथी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है डॉक्टर कंचन सिंह के साथ, और आज हमने बात करी है किडनी रोग के बारे में। जो भी पेशेंट किडनी की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें कई लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें वो नज़रअंदाज करते हैं। तो आज डॉक्टर कंचन से हमने उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करी है, साथ ही साथ जाना है कौन से लक्षण देखकर किडनी पेशेंट को पता चल सकता है कि उन्हें दिक्कत हो रही है या नहीं। और साथ ही हमने बात करी है कि एक हेल्दी पर्सन को कौन से लक्षण दिखाई दें जब उन्हें समझना चाहिए कि वो किडनी की दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आप एक किडनी रोगी हैं तो आपको अपनी डाइट में किन बातों का खास ख्याल रखना है, और क्या डायलिसिस ही आपके लिए एक सही विकल्प है, उपचार है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, या इनके अलावा भी कोई ऐसा उपचार मार्केट में अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपनी क्रॉनिक किडनी डिजीज की समस्या से रिलीफ पा सकते हैं। तो ये सारे सवाल रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं डॉक्टर कंचन ने। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। डॉक्टर कंचन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आई एम गुड डॉक्टर कंचन। और आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे किडनी की बीमारी के बारे में, किडनी हेल्थ के बारे में सारी जानकारी लूँगा मैं आपसे। तो सबसे पहले डॉक्टर कंचन, मेरा सवाल आपसे यही है कि किडनी की बीमारी को मैंने सुना है साइलेंट किलर डिजीज़ बोलते हैं, और जबकि किडनी की बीमारी के तो लक्षण बहुत सारे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं शुरुआती में बिल्कुल पता नहीं लगते हैं, बिल्कुल अस्पष्ट होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आम बीमारियां होती हैं, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, तो ऐसे ही सेम आपको किडनी में भी दिखाई देता है। किडनी अगर जब हमारी काम नहीं करती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिन में झाग दिखाई देना, नौजिया का होना, वॉमिटिंग होना, भूख का ना लगना, वेट का कम हो जाना। तो ये दिख रहा है ना कि बाकी जो हमारे डिजीज है सेम उनसे सिमिलर ही खाते हैं। इसीलिए लोग ने इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि हाँ, मतलब कि ये नौजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो कुछ खास नहीं है, तो वो अपना प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। तो इसका यही है कि यही रीज़न है, मेन रीज़न तो यही है कि किडनी को इसीलिए साइलेंट किलर कहा जाता है। जब तक कि आपकी बॉडी में इसके सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे तब तक तो बहुत देर हो जाता है। और डॉक्टर कंचन, कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा लक्षण हो या कोई ऐसा तरीका हो जिससे पता चल जाए कि हाँ, अब किडनी खराब हो रही है? क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हो साइलेंट किलर है, काफ़ी टाइम बाद लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कुछ तरीके जिससे पता लग जाए कि हाँ भाई, किडनी में दिक्कत हो रही है, अब हमें रुकना होगा, बदलाव करना होगा। बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको जैसे? देखने को मिलता है। जी। जैसे कि हमारे आँखों के नीचे स्वेलिंग का आ जाना, जी। पाँव में स्वेलिंग आ जाना और भूख का बिल्कुल ना लगना। जी। आपने देखा होगा कि जैसे कोई पेशेंट बीमार हो रहा है, चाहे उसको सर्दी ज़ुकाम है, तो उसको भूख नहीं लगता है, फिर भी जी। थोड़े दिन बाद वो खाना खाने लगता है। लेकिन अगर आपकी किडनी में इंजरी हो रही है या आपकी किडनी इफ़ेक्ट हो चुकी है किसी भी कारण की वजह से, तो सबसे पहले तो आपको आँखों के नीचे स्वेलिंग दिखाई देगा, भूख बिल्कुल नहीं लगेगा, जी। आपको नौजिया होगी। आप थोड़ा-सा भी खाना आपके सामने आएगा, उसकी स्मेल से भी आपको नौजिया होगा। जी। आपका जो मन होगा खाना खाने का, अंदर से आपका मन होगा, स्टमक डिमांड कर रहा है, लेकिन आपकी किडनी क्या है, उसको इंजरी हुई है, तो ब्रेन क्या कर रहा है, वो मना कर रहा है कि नहीं, मैं नहीं खा पाऊँगा। स्टमक जो है वो इजाज़त नहीं देता है आपको कि हाँ, मुझे भूख लगी है, आप खाइए।
जी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको पता लग सकता है। जी। जैसे कि हमारी जो टंग होती है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। जी। जैसे हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, हमारी जो जीभ है उसके ऊपर वाइट थिकनेस आने लगती है, तो आप जी। यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम्म। इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जी। आपको सारा टाइम इचिंग महसूस होगा। हम्म। बैक में पेन महसूस होगा, जहाँ पे हमारी किडनी है जी। तो वहाँ पे पेन महसूस होगा। जी। तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमारी किडनी जो है वो इंजरी हो रही है। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है कि अगर आपको ये 2-4 सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो आप तुरंत अपना इलाज कराइए, एटलीस्ट टेस्ट कराइए, 3 महीने पर टेस्ट कराइए या 6 महीने बाद टेस्ट कराइए। जी। आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जी। हाँ, कहीं हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, जी। अगर आ रही है तो उसका हम समय पे इलाज कर सकते हैं। जी। जी। जैसे अभी आपने बोला 6 महीने में 3 महीने में KFT टेस्ट ज़रूर कराएँ। तो ये मैंने जनरली सुना है, बहुत डॉक्टर बोलते हैं कि 6-7 महीने में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। अब वहीं पर कई लोगों को ये भी लगता है, भाई मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, क्यों मैं फालतू में रुपए खर्च करूँ, टेस्ट वगैरह कराऊँ? तो ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर? हम इसलिए बोलते हैं कि आप हर 6 महीने बाद टेस्ट कराइए कि इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। हुँ। आपके अगर कोई भी ऑर्गन में डैमेजेस आ रहे हैं तो आपको एक्सटर्नली जो सिम्टम्स है ना वो काफ़ी टाइम बाद दिखेगा। इंटरनली क्या हो रहा है वो आप टेस्ट से ही डायग्नोस कर सकते जी। हो। हम जैसे किडनी है, इंटरनली बहुत चीज़ें चल रही हैं उसके जी। ऊपर, जी। आपको पता ही नहीं है। जी। आपको बीपी है, आपको पता ही नहीं है, आप अपना डेली रूटीन कर रहे हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपकी बॉडी थकी हुई है, आपको लग रहा है कि हाँ चलो बहुत ज़्यादा हमने काम किया, हमारी बॉडी इसलिए थक रही है तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। जी। लेकिन आपको रोज़ाना थकावट महसूस हो रहा है, आप खाना बहुत अच्छे से खा रहे हैं, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में थकावट महसूस हो रहा है, आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। जी। इसका मतलब यही है ना कि इंटरनली आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बिना टेस्ट के तो कोई भी डायग्नोस नहीं कर सकता। तो बेसिकली प्रिकॉशन बेसिस पर टेस्ट करा ही लेना चाहिए। बिल्कुल, कराना चाहिए हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद जी। ज़रूर कराना चाहिए। जी। और किडनी खराब होने के अगर मेन कारणों की बात करूँ मैं, तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है? आम तौर पर मतलब कैसे लोग की किडनी अब बहुत जल्दी-जल्दी कम उम्र में ही मैं देख रहा हूँ लोगों की किडनी खराब होना शुरू हो चुका है। पहले काफ़ी लंबा समय होता था, मतलब 60-70 की उम्र में जाकर पता चलता था कि किडनी खराब है। आज 30-40 की उम्र में भी काफ़ी लोग मिल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि जी। आखिर किडनी आजकल देखा जा रहा है क्यों खराब हो रही हैं। हुँ। तो आजकल की जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, हुँ। बिल्कुल खराब हो गई है, ये बिल्कुल। आपको भी पता है। जी, बिल्कुल। जो दूसरा रीज़न है, 80% जो हमारी किडनियाँ डैमेज होती हैं, हुँ। वो हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर लेवल की वजह से जी। होती हैं। आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको नहीं पता लगेगा। जी। क्योंकि उसके सिम्पटम्स क्या हैं? सर में दर्द होना, जी। थकावट महसूस होना, जी। गर्दन हमारा जो पीछे नेक है, उस एरिया में पेन महसूस होना। आप क्या करोगे अगर सर में दर्द हो रहा है आपको तो? डिस्प्रिन मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा तो हमारा यही रहता है कि डिस्प्रिन ले लेते हैं, पेन किलर बेसिकली, जिससे रिलीफ मिल जाएगा। जैसा भी आपने बोला कि हाँ, सर में दर्द हुआ तो हम पेन किलर ले लेंगे, स्पेशली हम लेते हैं डिस्प्रिन। ये क्या है? आपको पता ही नहीं है कि आपका सर दर्द क्यों हो रहा है। क्या ये बीपी के बढ़ने के वजह से हो रहा है या बीपी के कम होने के वजह से हो रहा है? जी। पेशेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि जी। उनको सर में दर्द है, वो पेन किलर खा रहे हैं, और बहुत सारा अगर आप रेगुलर बेसिस पे पेन किलर खाएंगे तो आपकी किडनी डैमेज होनी है। आपको रीज़न पता करना बहुत ज़रूरी है जी। कि आखिर सर दर्द क्यों हो रहा है। बीपी एक मेन कारण हो गया कि अगर आपको बीपी है तो उसके वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ब्लड का जो अमाउंट है वो किडनी की तरफ बहुत तेज़ी से आएगा। हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, वो डैमेज होने हैं, फिर उनका काम क्या होगा, धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। तो जब भी आपको सर में दर्द हो या शरीर में दर्द हो रहा है, आप पेन किलर को अवॉइड करिए। सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को चेक करिए। जी। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो उसका मतलब ठीक है, हाँ सर में दर्द है, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ वाटर की वजह से। जी। तो आप गहरी गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, जिससे एटलीस्ट आपको पेन किलर की नीड ना पड़े। जी। अगर बीपी बढ़ रहा है तो रोजाना उसको मॉनिटर करिए, एटलीस्ट कंटिन्यूस 1 हफ्ते ज़रूर मॉनिटर करिए, आपको पता लगे कि हमारा बीपी क्या चल रहा है। जी। अगर आपको पता लग गया, सपोज करिए आपको पता लग गया कि आपका बीपी 140/90 है, आप अगले दिन भी चेक कीजिए, जी। अगर यहीं पे है
एक दिन और चेक करिए, जी। यहाँ पे है। तो आप सबसे पहले फोकस कीजिए कि आपका वेट कितना है। जी। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आपका बीपी ज़रूर बढ़ेगा। जी। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो हम्म। बीपी बढ़ेगा। तो हम्म। 2 काम आपको करना है, एक अपने वेट को मैनेज कीजिए, दूसरा अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कीजिए। जी। ऑटोमेटिक आप किडनी डिजीज़ से बच जाएँगे। जी। दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है हमारा डायबिटीज़। शुगर है, हम्म। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शुगर तो कुछ नहीं होता है, चलो हम्म। ठीक है हम मीठा खाना बंद कर देंगे, हम नॉर्मल वॉक कर लेते जी। हैं, जी। हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको एक बार शुगर हो गया है हम्म। तो आपको प्रॉपर डाइट बैलेंस करना है, प्रॉपर मेडिकेशन लेना है कि आपका शुगर जो है वो बढ़ने के बजाय नॉर्मल ही रहे, जिससे इन फ्यूचर आपकी किडनी पे इफेक्ट ना हो। जी। जैसे शुगर को आप बता रहे हैं, शुगर का एक मैंने ये भी सुना है कि शुगर को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपने कहीं बाहर टॉयलेट करा है, यूरिन करा है और उस पर आकर चींटियां चिपकने लग जाती हैं या बैठ जाती हैं, तो ये भी एक दर्शाता है कि आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर है, जो आपके ब्लड में भी शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ चुका है और यहाँ पर हमें डायग्नोस करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसा होता भी है या ये बस एक मिथ है? नहीं, ऐसा होता है, लेकिन हम्म। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप वॉशरूम गए हो और चींटियां लग रही हैं, हम्म। तो आपको एटलीस्ट डायग्नोस तो कराना चाहिए। जी। ब्लड टेस्ट कराइए, फास्टिंग में कराइए, खाना जी। खाने के 2 घंटे बाद कराइए। हम्म। उसमें अगर आपके लेवल्स बढ़े हुए हैं हम्म। तो आप तुरंत मेडिकेशन स्टार्ट कर लीजिए। जी। मेडिकेशन के साथ साथ आप जितना भी कार्ब्स वाली फूड होते हैं, जैसे जी। हमारा चावल हो गया, हम्म। चीनी हो गया, ठीक है, हम्म। फास्ट फूड हो गए, जो जी। पैक फूड होते हैं, उनको तुरंत टोटली अवॉइड कर दीजिए, बंद हम्म। कर दीजिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता जी है। शुगर बिल्कुल। आपका कंट्रोल होगा तो हम्म। आपकी किडनी पे इफेक्ट नहीं आएगा। जी। अब जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो किडनी की पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे खतरनाक बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं या अचानक से ये हो जाती है बीमारी और यही एंड स्टेज होती है? अगर हम स्टेजेस को पता करें तो जीएफआर, हम्म। आप जीएफआर से पता कर सकते हैं कि आखिर कौन सी स्टेज आपकी चल रही है। जी। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक का मतलब ये है कि धीरे धीरे आपकी किडनी डैमेज हुई है। तब हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो जीएफआर अगर हम देखें, अगर किसी का भी जीएफआर 90 से नीचे है तो वो फर्स्ट स्टेज में आएगा, यानी जी। कि आपकी किडनी के ऊपर इंजरी हो चुकी है। हम्म। आपकी किडनी क्या कर रही है, आपके गंदे ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही, इसलिए आपका जीएफआर जो है वो 90 के करीब जा रहा है। सेकेंड स्टेज पे हम आए तो यही अगर 90 से नीचे है, यानी कि 60 के करीब है, तो इसका मतलब ये है कि किडनी आपकी डैमेज हो चुकी है, 50% डैमेज हो गई है। अब आप इसको मेडिकेशन के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा। थर्ड स्टेज आपका आता है कि 20, जी। आप 20 के करीब आ चुके हैं, आपका जीएफआर 20 है, आपकी किडनी अब उतनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, काम नहीं है कि काम ही नहीं कर पा रही है। तो अब आपको क्या करना है, प्रॉपर मेडिकेशन, और फिर वहाँ पे डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि अब आपको डायलिसिस की नीड है। जी। इससे और भी हम अगर नीचे आते हैं, जिनके भी जीएफआर 10 है या 5 के करीब है, तो ये लास्ट स्टेज होता है। इसमें क्या है कि आपकी किडनी अंदर से फेल हो चुकी है। मेडिकेशन और डायलिसिस यही जी। आपका एक ट्रीटमेंट है कि एटलीस्ट आप प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। जी। अगर मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। जी। तो आपके अकॉर्डिंग डॉक्टर कंचन, किस स्टेज तक किडनी की बीमारी को ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर स्टार्टिंग स्टेज में आपको डायग्नोस हो गया है कि हाँ आप किडनी के पेशेंट हैं, तो उसको ईजिली उसको हम क्योर कर सकते हैं। जी। अगर आप लास्ट स्टेज में हैं, और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि किडनियाँ बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं, जी। अंदर से ख़त्म हो गई हैं, तो उनको मेडिकेशन के ज़रिए उनकी फंक्शनिंग को सिर्फ बढ़ाया जा सकता है जी। कि इतनी फंक्शनिंग बढ़ जाए कि आपको डायलिसिस की नीड ना पड़े जी। और आप पूरी उम्र मेडिकेशन के साथ सर्वाइव कर सके। जी। आपका क्रेटिनिन बाहर आए, आपका यूरिया बाहर आए, पोटेशियम आपका बैलेंस में रहे, और किडनी जो है विटामिन डी को एक्टिवेट करती रहे कि आपकी हड्डियों में कमजोरी ना हो, आपके हड्डियों में कैल्शियम की कमी ना हो। जी। अब कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या कई बाबा जो आते हैं, वो बोलते हैं कि किडनी को दोबारा जिंदा कर देंगे, मरी हुई किडनी भी जिंदा हो जाएगी। तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, या बस ये झूठे ढकोसले हैं? देखिए, ऐसा तो आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बाबा आके कहे कि भाई आपकी किडनी बिल्कुल डैमेज हो गई है तो मैं पहले जैसा कर दूंगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है, साइंस नहीं मानता इस चीज़ को। आपकी किडनी डैमेज हो गई है तो उसको मेडिकेशन के जरिए ही हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। एकदम से डैमेज हो गई है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही आपकी किडनी, क्या है, आपका जीएफआर 2 के करीब है, 3 के करीब है, आपके पाँव में स्वेलिंग आ रही है, आपको वॉमिटिंग हो रहा है, आपको नोजिया हो रहा है, कुछ
भी नहीं खाया जा रहा है, आप पैर हाथ आपके बिल्कुल सूज गए हैं, तो उस कंडीशन में हम किडनी को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? जी तो ये सारे ढकोसले ही हैं। जी। डॉक्टर कंचन, मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिन्हें किडनी डिजीज का खतरा ज़्यादा होता है, या ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है? मतलब अगर मैं अपने आसपास लोगों को देखूं तो क्या मुझे पता चल सकता है कि हाँ, इन्हें ज़्यादा चांसेस हैं किडनी की बीमारी के, ताकि मैं उनको कुछ नॉलेज दे पाऊँ, कुछ बता पाऊँ? तो ऐसा कुछ है जिससे पता लगाया जा सके कि हाँ, इन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहता है? देखिए, किडनी की बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, जी। लेकिन अगर आप जैसे पूछ रहे हैं कि मैं किसी को बता सकूं, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो बहुत सारे हैं। जी जैसे कि सबसे पहले हम अगर फोकस करें तो वो है ओबेसिटी। जी। अगर आपका वेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जहां आप पहले 60 केजी के थे, अब आपका वेट 80 के करीब हो गया है, कुछ टाइम बाद 90 के करीब जा रहा है और कुछ टाइम 100 जा रहा है, जी तो समझ जाइए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जी। मोटापा है, मोटापा की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा आपको पता नहीं चलेगा ना कि वेट गेन हो रहा है, तो बीपी होगा तो फिर किडनी तो डैमेज होनी है। तो सबसे पहले आप ये फोकस रखिए कि अगर किसी का वेट बढ़ रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा है तो उसको तो ज़रूर मना करिए कि भाई वेट अपना कंट्रोल करो। वेट कंट्रोल करोगे, बीपी मैनेज हो जाएगा और वहीं पे आपकी किडनी थोड़ी सी सेफ हो जाएगी। दूसरा उन लोगों में है जिनको बीपी की प्रॉब्लम है पर वो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। जी। आपने देखा होगा, आसपास भी सुना होगा कि हाँ, हमें तो ब्लड प्रेशर है, हम बस वॉक कर रहे हैं, हम कोई कड़वी चीज़ें पी के हम अपने ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं, जैसे मेथी दाने का पानी पी रहे हैं सुबह उठते ही। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेथी दाने का पानी क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो जो छोटी छोटी हमारे वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, वो क्या होंगी अगर आपका बीपी बढ़ेगा, वो श्रिंक होंगी। ब्लड जो है वो हार्ट किडनी तक पहुंचा नहीं पाएगा, किडनी डैमेज ही होना है। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, आप उनको बोलिए कि आप प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए और अपना बीपी जरूर चेक करिए। 3 टाइम बीपी जरूर चेक करना चाहिए। अगर किसी को भी बीपी है, सुबह भी चेक करिए, दोपहर में भी और रात में भी चेक कीजिए। और स्पेशली जब आप सो के उठ रहे हैं, 5-10 मिनट बैठिए, फिर बीपी चेक करिए। उस टाइम पे आपको बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, क्योंकि रात में बीपी अक्सर बढ़ता है, और जिन भी पेशेंट का रात में बीपी अक्सर बढ़ता है उनकी किडनियां इन फ्यूचर में धीरे धीरे खराब होती ही होती हैं। अगर और भी हम बात करें तो होता है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट। आपको भी पता है कि जितने भी ऑफिस, हाँ, जो ऑफिस गोइंग है वो हाँ, बाहर जो खा ही रहा ऑफिस है। गोइंग है वो रेगुलर उनका बाहर का चल रहा है। चिकन है, मटन है, आजकल KFC, आपको भी पता है कि हाँ, लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें रोजाना अगर अपने डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी, जैसे अभी आपने बीपी के लिए बोला, क्योंकि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट डालती हैं, और वो साइड इफेक्ट सीधा किडनी और लिवर पर ही पड़ता है। तो ऐसे में क्या कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कोई साइड इफेक्ट भी ना दे और हमारे बीपी को भी कंट्रोल करे? बहुत सारी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपके बीपी को कंट्रोल करती हैं, इवन के बैलेंस भी कर देती हैं, नॉर्मल भी ला देती हैं, लेकिन आपको रोजाना खाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक दिन खा लिया, 2 दिन मैंने छोड़ दिया, फिर 2 दिन खाया, हफ्ता छोड़ दिया, आपने रूटीन चेकअप नहीं किया, मॉनिटर नहीं किया। तो एक मेडिसिन है जिनका मैं आपको नाम बताती हूँ, रॉल्फिया। आप रॉल्फिया ले सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। खाने में थोड़ी सी कड़वी होती है, क्योंकि मैं जब अपने पेशेंट्स को देती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैम बीपी की मेडिसिन है, बहुत कड़वी है, लेकिन रॉल्फिया जो है आपके बीपी को कंट्रोल भी करेगा और नॉर्मल भी लाएगा। तो आप रॉल्फिया ले सकते हैं अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो डॉक्टर कंचन, जैसे ये जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, क्या ये किडनी डिजीज के खतरे को थोड़ा कम कर देते हैं? जैसे अगर वेट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में कर लिया जाए, बाहर का बहुत ज्यादा जंक फूड खाया जा रहा है उसको कंट्रोल कर ले, तो जो किडनी खराबी का रिस्क है वो काफी कम हो जाता है, या कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता इतना? नहीं, काफी कम हो जाता है जी। अगर आप अपने डाइट को बैलेंस कर लेते हैं, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो काफी हद तक कम हो जाएगा। और हेल्दी डाइट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप अपने खाने में हरी सब्जियां ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ आप प्रोटीन ले रहे हैं, वो भी एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो आपको ठीक करने के बजाय वो आपको नुकसान ही करेगी।
और डॉक्टर कंचन, क्या डाइट का भी इम्पैक्ट पड़ता है किडनी हेल्थ पर? जैसे सपोज अगर किसी की किडनी खराब है तो उसको डाइट में भी चेंजेस करने मस्ट होते हैं, या अगर वो मेडिकेशन ले रहा है प्रॉपर और डाइट में चेंजेस नहीं करता तो भी सेम रिकवरी रहेगी? देखिए, डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर पर्सन के लिए, हम्म, चाहे वो हेल्दी है चाहे वो अनहेल्दी है। जी स्पेशली अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपके लिए डाइट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, जी क्योंकि डाइट ही है हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो किडनी पेशेंट के लिए डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ती हैं, जैसे कि अभी ठंडियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो इसमें जो वेजिटेबल्स आते हैं वो ज़्यादातर हमारे हरे पत्तेदार सब्जियां जी होती हैं, जी जी। लेकिन हम किडनी पेशेंट को हरे पत्तेदार सब्जियां खाने को अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे के भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि पोटेशियम। जी किडनी सिर्फ हमारे ब्लड को ही फिल्टर नहीं करती है, वो हमारे पोटेशियम को भी बैलेंस रखती है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इनको भी बैलेंस करती है। हरे पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम बहुत होता है, प्लस साथ में फास्फोरस भी होता है। अगर आप हरे पत्तेदार सब्जियां स्पेशली किडनी पेशेंट खा रहे हैं तो उनको कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जी। क्योंकि पोटेशियम सीधे अटैक करता है हमारे हार्ट के मसल्स को, जी और हमारा हार्ट जो है वो मांसपेशियों का ही बना हुआ है। तो इसलिए मैं स्पेशली पेशेंट को मना करती हूँ कि आप हरे पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल ना खाएं। जी उसके जगह आप लौकी खा लीजिए, जी उसमें फाइबर भी होता है और लो पोटेशियम होता है। जी इसके साथ साथ आप कद्दू खाइए, घिया जी। खाइए, तोरी खाइए, परवल खाइए। इनमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो आप अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। जी, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी किडनी हमारे शरीर में प्रोटीन को भी बना रही है और साथ के साथ आपका मिनरल्स के लेवल को मेंटेन कर रही है। कई लोगों को तो सिर्फ यही लगता है कि हमारी किडनी सिर्फ खून को फिल्टर कर रही है और यूरिन फॉर्म कर रही है, तो लगभग हमारी किडनी बहुत काम करती है, आई थिंक सो। क्या क्या काम करती है, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। दोनों किडनियों में 1 मिलियन से ऊपर नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उन नेफ्रॉन्स में एक यूनिट होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये एक फिल्टर है। जैसे अगर मैं किसी एग्जाम्पल के तरीके आपको समझाऊं, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में हम क्या क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। जी चाय बन के रेडी हो गया तो हम उसको छन्नी से छानते हैं कि सिर्फ हमें चाय चाय का मटेरियल ही मिले, ना कि अदरक हो गया, आपका चाय पत्ती हो गई, ये चीज़ें आए। लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है तो वो क्या करती है, इसी छन्नी को थोड़ा सा साइज को बड़ा करेगी और हमारा जो हेल्दी प्रोटीन है वो यूरिन में लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और वेस्ट प्रोटीन है वो हमारे ब्लड में बढ़ेगा। सिर्फ किडनी ब्लड को ही फिल्टर नहीं करती है, वो बहुत सारे काम करती है। जैसे हमारे एसिड बेस को बैलेंस करती है, जो हमारे बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड हैं उनको बाहर निकालती है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, उनको भी वो बैलेंस करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। और साथ ही साथ किडनी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जो हमारा विटामिन है, विटामिन डी स्पेशली, उसको एक्टिवेट करती है। अगर वो एक्टिवेट नहीं करेगी कि तो आपकी जो हड्डियां हैं उनमें कैल्शियम क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है हमारी किडनी का। और साथ ही साथ हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको वो बैलेंस करती है, उनका प्रोडक्शन करती है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो हमारे ब्लड के लिए, आरबीसीज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत सारे रोल प्ले करती है हमारी किडनी। जी, जैसे अभी आपने बताया, अगर किडनी एक छलनी की तरह काम कर रही है, अगर उसमें छेद हो जाता है तो वो प्रोटीन लीकेज भी करती है। तो मैंने सुना है कि अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको प्रोटीन लीकेज यानी प्रोटीनूरिया की दिक्कत है। तो ये सही सुना है मैंने या गलत सुना है? सही सुना है आपने। जी। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो फुल प्रोटीन की ही बनी है, चाहे वो नाखून से लेके बाल तक ही क्यों ना हो, प्रोटीन का ही बना हुआ है। अब हमारी किडनी हेल्दी नहीं है, उसकी जो छन्नी है वो साइज की बढ़ गई है, वो हेल्दी प्रोटीन को क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है। तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर बहुत वीक हो जाएगा। तो अगर आपके यूरिन में झाग दिख रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट सिम्टम यही होता है कि आपके यूरिन में झाग आना। हम कपड़े वॉश करते हैं, सरफ का झाग कितना ज्यादा होता है, हम पानी डालेंगे वो बहता नहीं है। सेम ऐसे ही अगर आपकी किडनी क्या कर रही है, अगर हेल्दी प्रोटीन को बाहर निकाल रही है, झाग दिखा रही है आपके यूरिन में, आप
फ्लश कर रहे हो तो भी वो झाग बह नहीं रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी किडनी के अंदर इंजरी हो रही है या हो चुकी है। कई कारणों की वजह से वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या कारण है, आखिर क्यों झाग आ रहा है। मेरे ओपीडी में ना बहुत सारे पेशेंट जब आते हैं स्टार्टिंग में, जब उनको पता नहीं होता है कि अच्छा झाग आना किडनी की बीमारी को दर्शाता है, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। कहते हैं मैम झाग आ रहा था पर मैंने इग्नोर कर दिया। यही आप जब इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम को, तो वहीं आपको बीमारियां आती हैं। जहां आपने इग्नोर करना बंद कर दिया कि आपको लग गया कि झाग आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पता तो करिए, बहुत सारे हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिए झाग आना आखिर क्या कारण है, क्यों आ रहा है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारे, आजकल तो ऑनलाइन का ही जमाना है, बहुत सारे लोग डॉक्टर को बाद में पूछते, सबसे पहले वो ऑनलाइन सर्च करते हैं आखिर क्या हो रहा है। और डॉक्टर कंचन, ये मैंने कुछ डिजीजेस सुनी है किडनी की, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये क्या होती है और क्या इसका इलाज संभव है? देखिए, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का मतलब होता है पीकेडी। ये आपकी किडनियों के अंदर पानी की झिल्ली या थैली जैसी बननी स्टार्ट हो जाती है। एक डोमिनेटर होता है, एक रिसेसिव होता है। अगर मदर फादर को है तो बेबी में जाना है, और एक होता है जेनेटिक, यानी कि आपकी फैमिली में चलता आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है आपकी फैमिली में। सिस्ट है तो उसके साइज को कम किया जा सकता है, साइज में कम किया जा सकता है। अगर छोटा साइज है तो वो क्योर भी हो जाएगा। अगर साइज बढ़ रहा है, मल्टीपल है आपकी किडनी में सिस्ट, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि उसको क्योर किया जा सकता है। अगर किसी को भी सिस्ट है, अगर उसका बीपी 140/90 है, तो वो धीरे धीरे उसका बीपी बढ़ेगा। सिस्ट है ना, वो प्रेशर कर रहा है किडनी के ऊपर, दबाव डाल रहा है, तो बीपी बढ़ता है। ओके। और ये आईजी नेफ्रोपैथी, एक्यूट किडनी डिजीज, क्या चीज़ें हैं ये? मतलब थोड़ी सी टर्म्स ऐसी हैं जो कई लोगों के मन में चल रही होती हैं। और ये क्रॉनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी डिजीज का डिफरेंस भी थोड़ा बताइएगा। एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए। कोई बात नहीं। जैसे एक्यूट किडनी डिजीज है, एक्यूट का मतलब होता है सडन प्रॉब्लम आई है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, आप पानी बहुत कम ले रहे हो, बहुत कम पी रहे हो, तो जो आप यूरिन क्या करोगे, बहुत कम पानी पियोगे तो यूरिन कितने घंटे बाद जाओगे आप? 6-7 घंटे बाद जाओगे। अब उसका क्या हुआ, कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया, तो उससे भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। कम पानी पी रहे हो तो आपको स्टोन हो सकता है, आपको पता ही नहीं चला आपको स्टोन हो गया, तो सडन प्रॉब्लम आई, स्टोन हुआ, साइज बड़ा हुआ, धीरे धीरे बढ़ गया, ठीक है, तो किडनी स्टोन की वजह से भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। या कोई इन्फेक्शन आ गया, जैसे यूटीआई, बार बार आपको यूटीआई हो रहा है, तो इसके वजह से भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। बात करें अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज की, तो क्रॉनिक का ही मतलब है कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको बीपी के वजह से हो रहा है, आपको शुगर के वजह से हो रहा है, या पीकेडी की वजह से हो रहा है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो सकती है। अब आईजीओनेफ्रोपैथी है, ये भी एक कारण है। जैसे कि हमारे शरीर में ना 5 एंटीबॉडीज होते हैं, जैसे कि IgA, IgAm, IgA-D और IgA-G और IgE, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा IgA है, ये भी एक तरीके का एंटीबॉडीज है। ये जितने भी हमारे 5 एंटीबॉडीज हैं, ये हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन आता है उनसे ये हमें बचाते हैं। लेकिन IgA क्या करता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका उल्टा काम होता है, ये डिफेक्टिव होते हैं। IgA क्या कर रहा है कि आपके ग्लोमेरुलस पे IgA का डिपोजिशन हो रहा है, जिसके वजह से आपका जो फिल्ट्रेशन करने की जो क्षमता है, जो आपके ग्लोमेरुलस है, वो प्रॉपर तरीके से आपके वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि आपको IgA नेफ्रोपैथी की दिक्कतें आ रही हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है यूरिन में झाग आना। एंटीबॉडीज हैं ये। अब जाहिर बात है कि हमारी खुद की एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, हमें ही हार्म कर रही हैं। तो एंटीबॉडीज हैं तो उनको क्या करना, उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने स्टार्टिंग स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये बढ़ता जाएगा, आपका क्रेटिनिन बढ़ेगा, फिर वही होता है कि पेशेंट्स को पता नहीं चला और उनकी किडनी डैमेज हो गई। और अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसे पता भी चल गया, डायग्नोसिस हो गया, प्रॉपर हो गया, सारी चीजें हो गई, तो उनके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं? फर्स्ट है जैसे मेडिकेशन,
आप मेडिकेशन लीजिए, बीपी को कंट्रोल कीजिए, शुगर को कंट्रोल कीजिए, प्लस आप प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट फॉलो कीजिए। मेडिकेशन हो गया। दूसरा, अगर आपके लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं, आपका पोटेशियम बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे 7 के करीब है या 7.5 के करीब है, तो आपको नीड पड़ती है डायलिसिस की, कि आपकी डायलिसिस हो, गंदगी बाहर आए, जिससे आपको हार्ट अटैक का खतरा ना हो। तीसरा होता है ऑप्शन, वो होता है ट्रांसप्लांट। बिल्कुल डैमेज हो गई है और आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं कुछ टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए, कि एटलीस्ट 6 साल, 2 साल, 3 साल आपका एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से निकल जाए। जैसे डॉक्टर कंचन अभी आपने मेरे को बताया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में, वैसे ही एक दो बीमारियां और हैं, जैसे मैंने आईजीए नेफ्रोपैथी के बारे में सुना है, एक्यूट किडनी डिजीज। और एक्यूट किडनी डिजीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या डिफरेंस रहता है? बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए, इन सभी का जवाब दीजिए एक बार। एक्यूट क्रॉनिक डिजीज होता है कि सडन कोई भी प्रॉब्लम आई है, आपको सडन प्रॉब्लम आई है, अब सडन आपकी किडनी डैमेज हो रही है, तो उसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा डिहाइड्रेशन हो जाना, पानी की कमी हो जाना, या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, या आपका सडन जो ग्लोमेरुलस है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ये एक्यूट में आता है। दूसरा, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ये धीरे 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 आपकी किडनी को डैमेज कर रही है। जैसे बीपी है, बीपी के वजह से आपको बीपी है, आपको पता नहीं है, ठीक है, तो उसके वजह से भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। या डायबिटीज़ है, शुगर है, आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो भी ये धीरे धीरे ही आपकी किडनी को डैमेज कर रही हैं। क्योंकि जब भी किसी को शुगर होता है, तो जो शुगर के कंटेंट होते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स होते रहते हैं। हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया और किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाई, और आपको पता ही नहीं चला कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, या आपको पता है कि हाँ आपको शुगर है और आप प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, ना डाइट फॉलो कर रहे हो, ना आप कुछ फॉलो कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी किडनी डैमेज हो रही है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा आईजीए नेफ्रोपैथी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, प्लस ये एंटीबॉडीज़ भी डिसऑर्डर होता है। हमारे शरीर में ना 5 तरीके के एंटीबॉडीज़ होते हैं, और इन 5 तरीके के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, इनका काम होता है कि हमें इन्फेक्शन से बचाना। ये जो आईजीए होता है, ये ग्लोमेरुलस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से ग्लोमेरुलस अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। अब जाहिर सी बात है, जब फिल्ट्रेशन ही हमारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो छन्नी है हमारी उसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ गई है, तो आपको सबसे पहले जो सिम्टम्स है वो दिखाई देगा, यूरिन में झाग आना, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन आईजीए नेफ्रोपैथी है, तो उसको आपको डायग्नोस जो है ना वो सिर्फ बायोप्सी के जरिए ही हो सकता है। अगर आप सोचोगे कि बिना बायोप्सी के हम पता लगा लें, तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जिससे आप पता लगा सको कि आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है। आप बायोप्सी कराइए, आपको पता लग जाएगा कि आईजीए डिपोजिशन जो है वो है या नहीं है। जी। अब जैसे डॉक्टर कंचन, किसी को किडनी की दिक्कत बनी और उन्हें पता चल चुका है अब कि उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो उनके पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं? 3 ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी। मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट देती हूँ, और होम्योपैथी मेडिसिन से ही मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके क्रेटिनिन के वैल्यू को कम किया है, यूरिया के वैल्यू को कम किया है, उनके घटते हुए जीएफआर को भी बढ़ाया है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेके आप अपने किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। जी। तो अभी हाल ही में कोई आपका पेशेंट जो रिकवर हुआ हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे पेशेंट हैं। अगर हाल की हम बात करें, अभी की बात करें, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ओपीडी में पेशेंट देखती हूँ, तो हर पेशेंट का नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं एक पेशेंट का नाम बताऊँ, वो है चतुर्भुज। उनको पीकेडी है, जिसके वजह से उनका क्रेटिनिन बढ़ता जा रहा था और बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा था, अनकंट्रोल बीपी था। अभी 2 महीने हो गए हैं मुझे उनको ट्रीटमेंट देते हुए, तो काफ़ी हद तक सारी चीज़ें उनकी कंट्रोल में हैं, सारे सिम्टम्स भी कंट्रोल में आ चुके हैं। जैसे कि उनको वॉमिट हो रहा था, वो वॉमिट आना बंद हो गया, बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, वेट जो था वो उनका डाउन होता जा रहा था। अगर आज की डेट में बात करें तो सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है, क्रेटिनिन भी कम हुआ है, और जो सिस्ट का साइज़ था वो भी कम हुआ है। तो डॉक्टर कंचन, जैसे डायलिसिस है और किडनी ट्रांसप्लांट है, तो क्या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ ठीक हो जाती है, किडनी प्रॉपर फंक्शन करती है? क्योंकि मैंने कई
कॉम्प्लिकेशंस भी सुनी है इसमें। देखिए किडनी ट्रांसप्लांट अगर कोई भी पेशेंट करा रहा है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद पूरा उसको 1 साल लग जाता है उसको जी। हील होने में। जी। तो उसमें पेशेंट क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी वो लाइफस्टाइल दोबारा से सेम पहले जैसे कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है तो वो दोबारा से डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटीन भी बैलेंस में ले रहे हैं, तो आप अगर किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आप लंबा सर्वाइव कर सकते हैं। जी। और डायलिसिस कराना सही है या नहीं? देखिए मेरी माने तो डायलिसिस कराना सही नहीं है जब जी। तक आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे कि अगर यूरिन का आउटपुट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो डायलिसिस मत कराइए। क्योंकि अगर एक बार आप डायलिसिस पे चले गए तो वहाँ से वापस लाना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि डायलिसिस पे चले गए, मशीन के ऊपर चले गए आप, आपकी किडनी खुद से वर्क नहीं कर रही है। डायलिसिस पे चले गए, मशीन पे गए, मशीन के जरिए सब कुछ आपका बाहर आ रहा है, प्रोटीन भी बाहर आ रहा है, हेल्थी प्रोटीन जो है वो भी बाहर आ रहा है, सब कुछ बाहर आ रहा है, आपकी बॉडी क्या हो गई, वीक हो गई, लिथार्जी हो गई। तो वहाँ से वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डायलिसिस करा रहे हैं, यूरिन का फ्लो कम होता चला जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप डायलिसिस ना करा के आप प्रॉपर कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जी। और जैसे डॉक्टर कंचन, अभी किसी की किडनी खराब होना शुरू हुई है, तो ऐसे में उन्हें कौन कौन सी प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए ताकि आगे दिक्कत बड़ी ना बने? सबसे पहली बात डाइट, आप जी। डाइट बैलेंस कर लीजिए अपना, ठीक है। एक्सेस में प्रोटीन भी नहीं खाइए, एक्सेस में कुछ मत खाइए, सब बैलेंस कर लीजिए। स्पेशली फाइबर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में लीजिए, प्रोटीन को बिल्कुल लो कर दीजिए, पोटेशियम बिल्कुल ना के बराबर कर दीजिए, प्लस प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि आखिर आपकी किडनी खराब हुई क्यों है। कॉज मैटर करता है। बीपी है, शुगर है, जेनेटिक फैक्टर है, या आपका वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से है, या किडनी में स्टोन होने की वजह से है। ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करिए, उसके ऊपर काम करिए, तो आप अपने किडनी को ना पहले की तरह बना सकते हैं। जी। तो डॉक्टर कंचन, जैसे अभी आपने बताया कि अपनी डाइट में बदलाव करना चाहिए, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। अब अगर एक हेल्दी पर्सन की मैं बात करूं जिसे अपनी किडनी को हेल्दी बनाए रखना है, तो उसे अपनी डाइट में किन चीज़ों को ऐड ऑन करना है? मतलब कोई टॉप 5 फ्रूट्स बता दीजिए, उसके बाद वेजिटेबल्स पर बात करेंगे। देखिए आप सेब का सेवन कर सकते हैं आसानी से, आप अमरूद खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, जो कि बेस्ट है। ठीक है, अभी आपकी किडनी हेल्दी है तो आप जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं आप उनका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। आप संतरा भी खा सकते हैं, आप अनार भी खा सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर्स भी होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। तो आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम सिर्फ रोजाना एक सेब खाएं या हम कोई खट्टी चीज़ें खाएंगे तो उससे हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में आपको जितने भी फ्रूट्स मिल रहे हैं आप सारे फ्रूट्स खाइए, क्योंकि आपकी किडनी हेल्दी है, लेकिन बैलेंस में खाइए। ये भी नहीं कि बहुत सारा एक्सेस में खा रहे हो आप और बहुत ही कम कर दिया, ऐसा नहीं, सब कुछ बैलेंस में लीजिए। जैसे अभी आपने बोला कि आपकी किडनी हेल्दी है तो आप सब कुछ खा सकते हैं, वहीं अगर हम बात करें किडनी रोगियों की, उन्हें बोला जाता है खट्टे फल नहीं खाने, तो इसके पीछे कारण क्या है कि उन्हें खट्टे फल खाने के लिए मना करा जा रहा है? देखिए किडनी है वो हमारे एसिड को बैलेंस करती है, लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है तो ये हमारे एसिड को भी बैलेंस नहीं कर पाती है। ब्लड का खटास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपके ब्लड का खटास हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, वहीं पे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की वजह से आपका क्रेटिनिन बढ़ सकता है, आपका यूरिया बढ़ सकता है, आपका जीएफआर डाउन हो सकता है, आपका पोटेशियम बढ़ सकता है, सोडियम आपका कम हो सकता है, फास्फोरस आपका बढ़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं, अगर आपको फलों का सेवन करना है तो आप सेब खाइए, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, फाइबर से भरपूर होता है, आप सेब खाइए, आप अमरूद खाइए। आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, तो आप अमरूद खाइए, आपके लिए बेस्ट है। आप जामुन खाइए, आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप खट्टे फ्रूट्स ले रहे हो या आप अपनी सब्जियों में टमाटर डाल रहे हो, ठीक है, या आप सुबह उठते ही लेमन वाटर ले रहे हो कि हाँ मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं, इसीलिए खट्टी चीज़ें मना करते हैं हम। और ड्राई फ्रूट्स को लेकर भी ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट रहता है
कि कुछ पेशेंट ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते, और किडनी पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली ये बोला जाता है वो काजू ना खाएं, तो ऐसा क्यों? देखिए, ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स का नाम है कि वो सूख चुके हैं, सूखे मेवे। उसमें जब कोई भी चीज़ सूख जाती है, स्पेशली अगर हम मेवे की बात कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें पोटेशियम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। किडनी पेशेंट को इसीलिए मना किया जाता है कि आप ड्राई फ्रूट्स मत खाइए, क्योंकि आपका पोटेशियम बढ़ सकता है। जी। और आपको भी पता है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया कि अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आपको आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो आप काजू, वैसे तो मैं अपने बहुत सारे पेशेंट जिनको मैं मना करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स मना कर देती हूँ। हाँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आप मखाने खा लीजिए। मखाने में लो पोटेशियम होता है, आपको कोई हार्म नहीं करेगा। और अगर आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है तो वो दर्द भी नहीं होगा, आप मखाने कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो बादाम है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, मत खाइए। अगर आप हेल्दी हैं, आपकी किडनी बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा 2-2 पीस आप सारे ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, पर उनको भिगो के खाइए। जी, जैसे अभी आपने ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताया, वैसे ही मेरा मन में एक सवाल ये भी है कि चाय और कॉफ़ी को लेकर भी लोगों को बड़ा ये रहता है कि उन्हें चाय पीनी है या नहीं पीनी, क्योंकि मॉर्निंग में भारत की अगर हम बात करें, पहले तो दूध से शुरुआत होती थी, फिर बाय टाइम चेंज होता गया, अब लोग चाय पर आ चुके हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन जब किडनी पेशेंट की बात आती है तो उनको ये दोनों चीज़ें मना कर दी जाती हैं, चाय भी नहीं पीनी, कॉफ़ी भी नहीं पीनी, इवन उनको दूध भी मना कर दिया जाता है। तो ऐसे में किडनी रोगी क्या पिएं? देखिए, अगर कोई भी पेशेंट किडनी की बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो स्पेशली मैं तो चाय और कॉफ़ी के लिए मना करती हूँ। चाय में भी कैफ़ीन होता है, कॉफ़ी में भी कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन आपके किडनी के प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। अगर आप सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी ले रहे हैं, तो इससे आपके लेवल्स बढ़ेंगे, ना कि कम होंगे। आप उन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। आप एक हर्बल टी तैयार करिए, घर पे ही तैयार करिए। 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें छोटा टुकड़ा अदरक का डालिए, 2 तुलसी के पत्ते, लौंग हो गया, इलायची हो गया, ठीक है? उनको कूट के एकदम बिल्कुल क्रश कर दीजिए और पानी में डाल दीजिए। बॉईल होने दीजिए, तब तक बॉईल होने दीजिए जब तक वो आधा कप ना हो जाए। उसके बाद आप उसको चाय की तरह सिप सिप करके लीजिए। वो क्या करेगा, एक तो आपको अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपके क्रेटिनिन के लेवल को बढ़ने नहीं देगा। तो हर्बल टी एक किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है। जी। और डॉक्टर कंचन, जैसे हर्बल टी हो गया आपका, अभी ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी आपने पूरा बता दिया, खट्टे फल भी आपने मना कर दिए। अब जैसे जो सब्जियां हैं, खट्टी सब्जियां, जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, ये भी अवॉइड करने हैं बिल्कुल? बिल्कुल, ये भी अवॉइड करने हैं। और जैसे प्याज है, क्या किडनी रोगी प्याज खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, इनमें लो पोटेशियम होता है, तो आप खाइए। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो आप प्याज मत खाइए, क्योंकि होम्योपैथी में ना प्याज की भी मेडिसिन बनती है। जी। हाँ, तो अब आपको नहीं पता कि डॉक्टर ने आपको कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन दी है। अगर मान लीजिए प्याज की बनी हुई कोई मेडिसिन आपको दी गई है और डॉक्टर ने भी दिया है, वो आपके लिए ओवरडोज हो जाना है। जी। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स, होम्योपैथी स्पेशली डॉक्टर्स, हम मना करते हैं कि आपको प्याज नहीं खाना है। एक तो प्याज में सल्फर होता है, और सल्फर भी हमारी एक होम्योपैथी मेडिसिन है। आपको नहीं पता हमने आपको क्या मेडिसिन दी है आपके किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए, तो आप प्याज का सेवन नहीं करिए। आप प्याज का सेवन तब कर सकते हैं जब आपको किसी जैसे सब्जी बनानी है, तो आप उसमें पका लीजिए, इतना पका लीजिए कि प्याज पता ही ना लगे कि आपके खाने में प्याज है। आप उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कच्चा प्याज मैं अवॉइड कराती हूँ पेशेंट्स को। और जैसे सर्दियों के मौसम में, और इवन वैसे भी मार्केट में, अब तो सारी सब्जियां मार्केट में हमेशा दिखती हैं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है, इन्हें भी खाने के लिए मना कर दिया जाता है किडनी रोगी को? हाँ, मना कर दिया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड तो होता ही है, साथ में इसमें आयरन भी होता है। लेकिन किडनी पेशेंट को हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कुछ साग है जो अपने किडनी पेशेंट को मैं अलाउ करती हूँ, जैसे हमारा मेथी का साग है। मेथी का साग थोड़ा सा लीजिए, आप उसमें गाजर कट करके आप मिक्स करके बना सकते हैं, तो आपको ना ही ज़्यादा आपका पोटेशियम बढ़ेगा, ठीक है, ना ही आपका क्रेटिनिन बढ़ेगा, लेकिन कम क्वांटिटी में। तो डॉक्टर कंचन, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज बताई जाती हैं,
क्या एक्चुअल में हमारी किडनी डिटॉक्स होती भी है या हमारा शरीर डिटॉक्स होता है और हम समझ लेते हैं हमारी किडनी डिटॉक्स हो रही है, मतलब हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है और हम उसे किडनी में ही काउंट कर लेते हैं? बिल्कुल होती है, किडनी भी डिटॉक्स होती है, हमारा लिवर भी डिटॉक्स होता है, हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जी। अगर आपको अपनी किडनी को हेल्दी बनाना है कि आपको किसी भी तरीके की समस्या ना आए, तो आप एक तो सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए, ठीक है? इससे आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। आप जितना पानी पियोगे उतना अच्छा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 या 6 लीटर पानी पी रहे हो। आप पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी आप पी सकते हैं। ये आपके किडनी को डिटॉक्स करेगा। प्लस आप ग्रीन टी का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपके लिए बेस्ट होगा। प्लस आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं या हल्दी वाला आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके किडनी को अच्छी तरीके से डिटॉक्स करेगा। किडनी ही नहीं, आपके लिवर को भी डिटॉक्स करेगा। साथ ही साथ आप जिंजर वाटर भी ले सकते हैं, ये भी आपके किडनी को डिटॉक्स करेगा। जी। अब डॉक्टर कंचन, अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है और वीक में 3 दिन चल रहा है सपोज, तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम करी जा सकती है या बिल्कुल बंद किया जा सकता है डायलिसिस को? कम भी किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है जी। लेकिन ये ना पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको मेडिसिन दी गई है, होम्योपैथी मेडिसिन दी गई है, तो आप उसको कैसे खा रहे हो। क्या आप उसको पॉजिटिव वे में लेके खा रहे हो या सिर्फ ऐसे ही सोच रहे हो कि चलो हमारी तो डायलिसिस हो रही है, एक बार हम होम्योपैथी खा के देखते हैं। क्योंकि होम्योपैथी आपके ऊपर तभी वर्क करेगा जब आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाओगे। आपका जो माइंड सेट है कि हाँ मैं होम्योपैथी खा रहा हूँ, मैं ठीक होऊंगा, तो आप ज़रूर हो जाओगे। आपकी डायलिसिस को भी कम किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी डायलिसिस चल रही थी और आज की डेट में वो बंद है, उनकी डायलिसिस, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेवल्स भी उनके अच्छे खासे नीचे आए हुए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो आप ये कह रही हैं कि मतलब डायलिसिस को कम करा जा सकता है और उसको बंद भी करा जा सकता है? बिल्कुल कम किया जा सकता है। अगर एक क्रिटिनिन एक ऐसी टर्म है जो हर किडनी पेशेंट बहुत ही फैमिलियर हो जाता है इस टर्म से, तो अगर किसी का क्रिटिनिन 9 है, उसे नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है? लाया जा सकता है, आसानी से लाया जा सकता है। प्लस होम्योपैथी मेडिसिन और दूसरा डाइट, आपको डाइट और मेडिसिन प्रॉपर लेनी पड़ेंगी और साथ ही साथ आपको अपने स्लीप पैटर्न को चेंज करना होगा। क्योंकि आप सो रहे हो तो आपके माइंड में चल रहा है कि मैं किडनी का पेशेंट हूँ, मैं किडनी का पेशेंट हूँ। एलोपैथी डॉक्टर ने बोला है कि मैं ठीक नहीं हो सकता और होम्योपैथी डॉक्टर ने बोला है कि हम इसको क्योर करेंगे। तो आप फोकस कीजिए कि आप एक ट्रीटमेंट ले रहे हो, स्पेशली होम्योपैथी ले रहे हो, तो आप आराम से सो जाइए। होम्योपैथी आपको क्योर करेगी ही करेगी, आपके लेवल्स को कम ज़रूर करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव वे में काम करती है। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो नहीं काम करेगी। आप इतना सोच रहे हो, इतने टेंशन ले रहे हो कि आपका बीपी बढ़ रहा है, तो भाई कोई भी मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं कर सकती है। आप प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, आप टाइम टू टाइम योगा करिए, टाइम टू टाइम मेडिकेशन करिए कि आपकी किडनी दोबारा पहले की तरह फंक्शनिंग करने स्टार्ट कर दे। तो डॉक्टर कंचन, अभी हाल ही में किसी को अगर किडनी की शिकायत बनी है, उसके रोग स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगी? देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति को ये सलाह दूंगी कि आप ऐसा मेडिकेशन लीजिए जिससे आपका काम ना खराब हो। आप अगर किडनी के पेशेंट हैं तो आप जो भी ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी समस्याओं को फेस करती हूँ। जब पेशेंट हर जगह के ट्रीटमेंट लेकर आते हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं कि पेशेंट एलोपैथी भी खा लिया, उसने आयुर्वेदिक भी खा लिया, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है, फिर वो लास्ट में होम्योपैथी में आता है। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी में किडनी का बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो आप किडनी का ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो स्टार्टिंग आप होम्योपैथी से करिए कि आपकी कंडीशन जो है ना वो स्टेबल हो, धीरे धीरे आपके लेवल्स कम होते जाएं, आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी होती जाए, ना कि वो वर्स कंडीशन में हो। मैं ये फेस करती हूँ, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो हजारों ट्रीटमेंट लेकर आते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, फिर वो हार के फिर होम्योपैथी में आते हैं। फिर होम्योपैथी में जब हम उनको रिजल्ट देते हैं ना,
तो वो कहते हैं कि मैम हम पहले होम्योपैथी में क्यों नहीं आए। मैं अक्सर उनको ये सवाल ज़रूर करती हूँ कि जो भी पेशेंट मुझसे यही कहता है कि मैम काश हम पहले होम्योपैथी में आ गए होते, मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि आप होम्योपैथी से स्टार्ट करिए। एलोपैथी में क्या है कि आपको बीपी, शुगर सारी चीज़ें आपकी बैलेंस मिलेंगी, लेकिन आपको होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना, वो ओवरऑल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कॉज से लेके आपकी कंप्लेंट तक की, जिससे आपको धीरे धीरे हम क्योर करते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर कंचन, आपने मेरे सभी सवालों के जवाब दिए और आई होप मैंने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी मन में जो सवाल चल रहे होंगे वो सारे कवर करे होंगे। लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ड्रॉप करिएगा। मैं डॉक्टर कंचन से उन सवालों के जवाब लेकर आपको तुरंत बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा। तो आज इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है आप अपनी किडनी को कैसे हेल्दी बनाए रख सकते हैं, और किडनी रोग यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज से अगर आप सफ़र कर रहे हैं या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो इसका क्या इलाज हो सकता है और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी और ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।